दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में ठंड खत्म होते ही गर्मी की शुरुआत हो गई है। कई जिलों में तापमान इस कदर बढ़ गया है कि लोग गर्मी से परेशान हो गए हैं। इसी बीच कुछ जिलों में लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार छपरा, मोतिहारी, औरंगाबाद, गोपालगंज समेत 11 जिलों में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना जताई है। आज जब मौसम विभाग ने बताया है कि 24 घंटे के भीतर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल और औरंगाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। बिहार के अन्य इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार में मार्च महीना शुरू होते ही तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जब पूर्वी बिहार में दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जब गुरुवार को खगड़िया में सबसे अधिक 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके एक दिन पहले किशनगंज में 35 डिग्री पारा रहा है। जहाँ हालांकि कई जगहों पर रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस के से नीचे है, जहाँ इससे रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि होली का पर्व खत्म हो चुका है। इसके बाद सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हो रही है जो दूसरे राज्यों में जाकर के अपना जीवन यापन करते हैं, जहां अब इन्हें अपने काम पर वापस जाने के लिए काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। दरअसल होली के मौके पर वापस आने वाले प्रवासियों को अब अपने काम पर वापस जाने के लिए ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है। आलम यह है कि तत्काल कोटे की टिकट में भी लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है और इसे भी लेने के लिए लोग सुबह से ही लाइन लगा करके खड़े हैं। इस बार विभिन्न रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या कम होने से होली के तुरंत बाद वापस जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। लंबी दूरी की नियमित ट्रेनों में सामान्य आरक्षण में भारी वेटिंग लिस्ट है। वहीं दूसरी ओर विमान किराया अगले एक हफ्ते तक दुगुना या फिर 3 गुना है। यह जानकारी के मुताबिक राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के लिए जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और फिर दिल्ली रूट पर अन्य ट्रेनों में भारी वेटिंग लिस्ट है। इन ट्रेनों में अगले 10 दिनों तक वेटिंग टिकट ही उपलब्ध है। दोस्तों बात करेंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से हज 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जब बिहार राज्य हज समिति की ओर से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च है। जब बिहार राज्य हज कमेटी के सीईओ राशिद हुसैन ने बताया है कि इस बार देर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की वजह से आवेदन की तिथि बढ़ाई जाने की उम्मीद नहीं है। हज 2023 पर जाने के इच्छुक श्रद्धालु शुक्रवार तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि 70 साल से अधिक उम्र के लोग भी अपने साथ एक सहयोगी को लेकर के हज यात्रा पर जा सकते हैं। इसके साथ ही इस बार गया इंक्रावेशन पॉइंट को भी रिस्टोर कर दिया गया है, जहां इससे राज्य के हज यात्री गया एयरपोर्ट से भी हज यात्रा के लिए उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों बिहार के लोगों के लिए ये काम की खबर है, जब केंद्र सरकार ने 2 बाईपास समेत राज्य की 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी है। जहां इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से राशि भी जारी कर दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से बिहार से गुजरने वाली सामाजिक राम जानकी मार्ग अररिया जिला में रानीगंज बाईपास और फिर वैशाली जिला में जनदाहा बाईपास निर्माण के लिए राशि जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 बाईपास समेत राज्य की 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए 1807 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही साथ राम जानकी मार्ग के तहत बिहार में प्रवेश करने वाले उत्तर प्रदेश के मेहरोना घाट से बिहार में सिवान तक 41 किलोमीटर एनएच निर्माण के लिए 1661 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। जहाँ इस हिस्से में निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद अब इसकी टेंडर जारी करने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि अयोध्या से जनकपुर तक कुल 448 किलोमीटर एनएच का निर्माण होना है, जिनमें 436 किलोमीटर भारत में और फिर 12 किलोमीटर नेपाल का हिस्सा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहारी को परेशान किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। इस तरह की कई खबरें बीते दिनों सामने आई थी। हालांकि जांच में ये मामला गलत साबित हुआ और वीडियो फेक निकले, गलत निकले। वहीं इन तमाम बातों को दरकिनार करके तमिलनाडु में रह रहे प्रवासी बिहारियों ने कुर्ता फाड़ होली खेली है और एक दूसरे के साथ खूब मस्ती की है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव की दीवानगी लोगों के बीच देखने को मिली। भूपेंद्र कुमार ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में बिहार के रहने वाले भाइयों ने पूरे उत्साह के साथ होली
होली मनाई है। यानी कि इससे साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कोई गलत काम नहीं हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है। जब वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इस वीडियो को आरजेडी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट भी किया है। आरजेडी ने लिखा है कि बिहार के श्रमिकों से संघियों को ये तकलीफ है कि वे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जान छिड़कते हैं, इसीलिए कभी किसी बहाने पैदल चलवा देते हैं तो फिर कभी अफवाहबाजी से भयभीत कर देते हैं। दरअसल पिछले दिनों कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि प्रवासी बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में मारपीट की जा रही है। जहां हालांकि जांच में यह खबर पूरी तरीके से गलत पाई गई है। फेक वीडियो प्रसारित करने वाले बिहार के यूट्यूबर पर एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन फेक वीडियो के आधार पर महागठबंधन सरकार पर जम करके हमले किए गए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी तंज कसे गए। ऐसे में तमिलनाडु से होली मनाने के इस वीडियो ने आरजेडी को विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देने का मौका दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर पटना समेत दिल्ली के कई ठिकानों पर शुक्रवार को रेड पड़ी। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर के बयानबाजी का दौर चल पड़ा। आरजेडी के कई नेता बीजेपी और केंद्र सरकार पर प्रहार किया। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों के चरित्र को बीजेपी ने धूमिल कर दिया है। जब वे सर्च ऑपरेशन करने की बात कहते तो उन पर विश्वास करना ही मुश्किल है। वे किसी की स्क्रिप्ट लेकर जाते हैं। उधर शक्ति सिंह यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव गर्भवती पत्नी से मिलने दिल्ली पहुंचे कि ईडी ने घेर लिया। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि उनका खुद का कुछ है ही नहीं, वे तो मजबूर है जब किसी की स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की बेटियों के यहाँ सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या हासिल कर रहे हैं? एक बंद केस को खोल करके बस एक टीस निकाल रहे हैं। अगस्त में बिहार में महागठबंधन सरकार पर तिल मिला गए हैं। जब सरकार जाने की टीस को उन्होंने जांच एजेंसियों के माथे पर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और फिर बिहार की महागठबंधन सरकार हिलने वाली नहीं है। इतनी परेशानियों के बाद भी लालू उनके सामने अडिग खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसी भी पक्ष और फिर दल के नेता को नहीं छोड़ा है, वे बाज आ जाए। उन्होंने कहा कि कल अगर वे सत्ता में नहीं होंगे तो फिर उनके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। दोस्तों बात करेंगे कि विपक्ष के नेताओं ने लगातार गैर बीजेपी सियासी दलों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन को कटघरे में खड़ा किया है। जब विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर के सीबीआई और फिर ईडी का गलत इस्तेमाल होने का आरोप लगाया है। जब विपक्ष ने कहा है कि इन कार्रवाइयों से जांच एजेंसियों की खास खराबी हो रही है। हालांकि इस पत्र में महज 9 नेताओं से साइन करवाया गया है, लेकिन इसमें एक नाम तेजस्वी यादव का भी शामिल है। वहीं इस पत्र को कोई भी चर्चा विपक्षी एकता की मुहिम में लगे नीतीश कुमार से नहीं लिखी गई है, जिसके बाद अब इसको लेकर के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विपक्षी दलों की तरफ से पत्र लिखकर के छापेमारी का विरोध करने को लेकर के कहा कि मुझसे किसी ने साइन करने के लिए संपर्क नहीं किया है, सिर्फ 9 लोगों ने साइन करके प्रधानमंत्री को भेजा है। क्या विरोध दल को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है? बिहार में तेजस्वी यादव से साइन करवाया गया, लेकिन नीतीश कुमार से क्यों नहीं करवाया गया? इससे तो यही जाहिर होता है या तो नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है या फिर इसके पीछे भी कोई राजनीति है। वहीं ललन सिंह ने कहा है कि पिछले 9 सालों में केंद्र की भाजपा सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने के अलावे और कोई काम नहीं किया है, और कोई काम किया है तो बताएं। आने वाले 2024 के चुनाव में भी भाजपा सकारात्मक बात करके पर वोट नहीं मांगेगी। भाजपा के नेताओं ने तय कर लिया है कि अपने पालतू तोतों का इस्तेमाल करके बस विरोधियों की आवाज़ दबाई जाए और फिर वे इसी काम में जुटे हुए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि अग्निवीर भर्ती के लिए चल रही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब 20 मार्च तक जारी रहेगी। जब सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के दौरान ही हो रही परेशानी को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की तिथि 5 दिन बढ़ा दी है। अग्निवीर योजना के तहत आयोजित होने वाली बहाली की प्रक्रिया को लेकर के चक्कर मैदान में स्थित सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के अधीन आने वाले सभी 8 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे जल्द से जल्द सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जब पहले सेना भर्ती कार्यालय से रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 15 मार्च निर्धारित थी, जो इसे अब 5 दिन बढ़ा करके 20 मार्च 2023 तक कर दी गई है। दोस्तों बात करेंगे कि तमिलनाडु मामले में बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बीच पटना पुलिस एक और मामले में मनीष कश्यप को तलाश रही है। जब पटना पुलिस मनीष कश्यप को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। मनीष कश्यप
अभी जमानत पर है। एक बार फिर से वह मामला मनीष कश्यप को सलाखों के पीछे ले जा सकती है। मामला 2019 का है। जांच के लिए उस समय की एसएसपी गरिमा मलिक ने एएसआई का गठन किया था, जहां उस वक्त मनीष के साथ उसके 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया था। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए दहशतगर्दी हमले के एक दिन बाद कम से कम 20 युवाओं ने लाठी डंडों के साथ पटना के लहासा मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों पर हमला बोल दिया था, साथ ही उन्हें वापस कश्मीर लौटने की धमकी दी थी। इस मामले में मनीष कश्यप समेत 3 लोगों पर केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया था। मनीष कश्यप का नाम त्रिपुरारी तिवारी भी है। जी हाँ, मनीष कश्यप का नाम त्रिपुरारी तिवारी है। जब पुलिस ने मनीष कश्यप को उनके 3 साथियों के साथ पटना के अलग अलग लोकेशन से पकड़ा था। हालांकि सीजीएम अदालत ने उन्हें जमानत देकर के रिहा कर दिया था। तमिलनाडु मामले में फेक वीडियो को लेकर के बिहार पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। जहां केस दर्ज होने के बाद मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया और अपनी बात कही। साथ ही मनीष कश्यप तेजस्वी यादव पर भड़के, कहा कि उन्होंने कोई हत्या नहीं की है, वहीं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। चेतावनी दी है कि तेजस्वी यादव 2025 में सीएम बनने का सपना भूल जाएं। जब वहीं दूसरी ओर ट्विटर पर मनीष कश्यप के समर्थन में लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सिवान, अररिया और फिर वैशाली में 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1807 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार से गुजरने वाली राम जानकी मार्ग अररिया जिला में रानीगंज बाईपास और वैशाली जिला में जनदहा बाईपास के निर्माण को लेकर के स्वीकृति दी है। बहुत जल्द इस सभी सड़क परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेहरौना घाट से बिहार में सीवान तक 41 किलोमीटर राजमार्ग के लिए सरकार के द्वारा 1661 करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी मिली है। इस मार्ग के निर्माण को लेकर के जल्द ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत 38 जिलों में रहने वाले लोग घर बैठे अपने जमीन का नक्शा मंगा सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन नक्शा को लेकर के लोगों के घर घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में रहने वाले लोग बिहार सरकार के लैंड रिकॉर्ड सर्विस पोर्टल की मदद से किसी भी भूमि या फिर जमीन के नक्शा को ऑनलाइन ऑर्डर करके सीधे अपने घर पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मंगा सकते हैं। आपको बता दें कि जमीन नक्शा को घर पर मंगाने के लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा कुछ पेमेंट देने होंगे। इसके बाद आपके दिए गए पते पर जमीन का नक्शा पहुंचा दिया जाएगा। ऑर्डर देते समय आपको अपनी अस्थायी पते की पूरी जानकारी सही दर्ज करनी होगी। जब सरकार के इस नई व्यवस्था से लोग आसानी से जमीन नक्शा प्राप्त कर सकते हैं, वहीं जमीन नक्शा के लिए लोगों को भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप की मदद से जमीन नक्शा के लिए आवेदन करें। तो ऐसे में अगर आप भी जमीन नक्शा मंगाना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके जमीन नक्शा मंगा सकते हैं और इसका वेबसाइट है www.dlrs.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने जमीन का नक्शा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा। दोस्तों, बात करते हैं कि तमिलनाडु में कथित रूप से बिहार की प्रवासी मजदूरों पर हमले को लेकर के राजनीति गर्म है, जहां सभी राजनेता अपनी तरह से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे में भला प्रशांत किशोर कैसे पीछे रहते। जनसुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक वीडियो जारी किया है। प्रशांत किशोर ने पूछा है कि हिंसा भड़काने वालों पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु के एक स्थानीय नेता के भाषण का वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में नाम तमिलर काची पार्टी के प्रमुख सेंथामिजन सीमान लोगों को हिंदी भाषियों के खिलाफ हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हिंदी भाषी लोग बदहवासी में अपना सामान पैक करके यहाँ से भागेंगे। मुझे नहीं पता मैं कितनों को पीटूंगा, 1 हफ्ते के अंदर वे अपना सामान बांध लेंगे। प्रशांत किशोर ने इस वीडियो के साथ अंग्रेजी में एक कैप्शन में लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद है कि जिन लोगों ने नफरत और हिंसा फैलाने के लिए फेक वीडियो का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे वे लोग दोष मुक्त नहीं हो जाते। दोस्तों, तमिलनाडु में रहने वाले बिहारी मजदूरों को लेकर के खबर देने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप इन दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले का फेक वीडियो और खबर वायरल करने का आरोप है। इस मामले में उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अब उन्होंने
ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव का नाम बिना नाम लिए ही उन पर हमला बोला है। मनीष कश्यप ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि ज्ञान, शौर्य, तप और त्याग की भूमि बिहार में अगर कोई 9वीं फेल मुख्यमंत्री बन जाए तो फिर सोचिए बिहार की कितनी बदनामी होगी। एक बार तो हो चुकी है। अनपढ़ और पढ़ा लिखा में क्या फर्क होता है, ये बात ब्रह्मांड का सभी अनपढ़ व्यक्ति को भी पता होता है। जब बस अब निर्णय बिहार के लोगों को करना है। आने वाले चुनाव में बिहार के लोगों को किसी भी अनपढ़ के हाथों में बिहार का बागडोर मत देना। अब मनीष कश्यप के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। जब देव सानू मानी नाम के एक यूजर ने कमेंट किया है कि अब वे अंगार, वे चिंगारी और तेज करने का वक्त आ गया है मनीष जी। राजेश साहू नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि अभी तक आप पत्रकार थे, अब आप ट्रोलर बन गए हैं। अपनी इज्जत अपने हाथों से मटियामेल करने वाला मनीष दिख रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि ईडी ने शुक्रवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दिल्ली, बिहार और यूपी में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों के यहाँ पड़े हैं। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ भी की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ईडी कहाँ छापेमारी की है। तो ईडी की छापेमारी यूपी, बिहार, मुंबई और दिल्ली के 15 से 20 ठिकानों पर चल रही है। ईडी ने दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के घर पर भी रेड डाली है। जब पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी छापेमारी पड़े। लालू प्रसाद यादव के समधी जितेंद्र यादव के गाजियाबाद में स्थित आवास पर ईडी ने छापेमारी की। लालू प्रसाद के चौथे नंबर की बेटी रागिनी की शादी जितेंद्र के बेटे राहुल से हुई है। लालू यादव की बेटी चंदा और हेमा के यहाँ छापेमारी की है। जहां अब्दुल दोजाना के करीबी माने जाने वाले सीए आरएस नाइक के ठिकानों पर रांची में भी ईडी ने छापेमारी की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के ईडी की टीम पहुंची है। ईडी के एक्शन पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रह गया है। राजनीति के तहत केंद्रीय एजेंसियों से एक्शन करवाया जा रहा है। बीजेपी का 2024 में सफाया हो जाएगा। जब कल बीजेपी विपक्ष में बैठेगी तो फिर उनके ठिकानों पर सीबीआई और ईडी पहुंचेगी। इससे पहले सीबीआई ने सोमवार को पटना में राबड़ी देवी के आवास पर उनसे पूछताछ की थी। इसके अगले दिन सीबीआई की टीम दिल्ली में मीसा भारती के घर पहुंची थी। यहां सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव से कई घंटों तक पूछताछ की थी। लालू यादव अभी दिल्ली में मीसा भारती के घर पर ही रुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अप्रैल मई से चिन्हित किए गए 4000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र को आदर्श केंद्र के रूप में बेहतर बनाया जाएगा, जहां बच्चों के लिए आधारभूत पोषाहार, चाइल्ड फ्रेंडली आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण वाटिका एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं होगी, जहां बच्चे का मानसिक और फिर शारीरिक विकास एक स्वस्थ वातावरण में होगा। इसको लेकर के राज्य सरकार ने पोषण अभियान 2.0 की शुरुआत की है। जब पहले चरण में चयन के लिए समाज कल्याण विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित होने वाली सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की शुरुआत किया जाएगा। इस योजना के तहत चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्र को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें हर केंद्र को आदर्श के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाई जाएगी। बाकी सभी केंद्र में पूरक पोषाहार सहित अन्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। वहीं पोषण अभियान के अंतर्गत राज्य में बच्चों और फिर महिलाओं के पोषाहार में बदलाव होगा और सामाजिक रूप में जोड़ा जाएगा, ताकि बच्चों का विकास तेजी से हो सके। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये सर्वविदित हो चुका है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वह सीबीआई, ईडी, आईटी हो, उनका एक सूत्री कार्यक्रम यही रह गया है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी पार्टी या फिर नेता खड़े हैं उन्हें परेशान करो, जहाँ उनके यहाँ छापेमारी मारो और फिर उन पर मुकदमा करो, इसी में उनको उलझाए रखो। गगन ने यह भी कहा है कि ये सिलसिला अभी और तेज होगा, क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है कि 2024 में जनता का समर्थन उसे नहीं मिलने वाला है। बेरोजगारी, महंगाई और जनता से जुड़े सवालों पर केंद्र की बीजेपी सरकार विफल रही है, जो अपने वादों पर कभी अमल करने का काम नहीं की है। इससे जनता में ज़बरदस्त नाराजगी है। इससे ध्यान भटकाने के लिए और किसी भी प्रकार सत्ता में पूर्ण वापसी के लिए बीजेपी का हथियार सीबीआई, आईटी या फिर ईडी ही रह गया है। ये छापेमारी अभी और तेज होगी, क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है कि 2024 में जनता का समर्थन उसे नहीं मिलेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राहुल गांधी के संसद में विपक्षी सांसदों की माइक बंद करने के आरोप पर गुरुवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बिना नाम लिए नाराजगी जताई है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर मैं इस मुद्दे पर चुप रहता हूं तो फिर संविधान का गलत पक्ष बनूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा कहने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लंदन में की गई टिप्पणी पर विस्तार से बात की है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नागालैंड में जदयू विधायक ने नीतीश कुमार की राजनीति के नक्शे कदम का अनुसरण करते हुए ही भाजपा गठबंधन की सरकार को समर्थन दिया है। नीतीश कुमार ने 1977 में कर्पूरी ठाकुर को धोखा दिया। दलित मजदूर किसान पार्टी से लेकर के जनता पार्टी, जनता दल, समता पार्टी और जदयू का पूरा इतिहास नीतीश कुमार की पलटी कुमार अवसरवादी धोखेबाजी की राजनीति से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि जितने लोगों को नीतीश कुमार ने दगा धोखा देकर के अपनी राजनीति चमकाई है, वैसे मिसाल शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि नागालैंड के मामले में जदयू नेतृत्व का भाजपा पर आरोप दरअसल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी से जदयू का अस्तित्व बिहार में नहीं बचने वाला है। या जिस तरीके से एक एक करके उनके लोग उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं, या उसे नीतीश कुमार को चेत जाना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीति विहीन, सिद्धांत विहीन राजनीति का खामियाजा अंत में जदयू के विसर्जन के रूप में नीतीश कुमार को भुगतना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि नालंदा जिले में साल 2017 में की गई धान खरीद और फिर सीएमआर जमा करने में हुए घोटाले का जांच के बाद खुलासा हो गया है। इसमें कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। जिन वाहनों से चावल ढोए गए हैं, जांच में ज़्यादातर नंबर स्कूटर और फिर मोटरसाइकिलों के निकले हैं। यह साल 2016-17 में धान खरीद के लगभग 24,033 क्विंटल चावल का विभागीय अधिकारी, पैक्स अध्यक्षकों तथा मिलरों की मिलीभगत से गबन कर लिया गया है। अब मामले की जांच पूरी होने के बाद जिले के 25 पैक्स अध्यक्षकों पर चावल गबन करने का आरोप तय हो गया है तथा जिला प्रशासन ने इन सभी पर प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा को भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड से नवाजा है। जी हाँ, बिहार की ओर से पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने ये अवार्ड केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के हाथों दिया है। बिहार के प्राचीन नगर राजगीर और नालंदा देश विदेश के पर्यटकों को खूब लुभाते हैं। राजगीर की साइक्लोपियन वॉल दुनिया की नज़रों से ओझल 2500 साल पुरानी इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। ये दीवार राजगीर की 5 पहाड़ियों को जोड़ती है। जहाँ मगध साम्राज्य की सुरक्षा प्राचीर और साइक्लोपियन वॉल के नाम से जानी जाती है। ये दीवार इतनी पुरानी है कि इसे विश्व धरोहर में शामिल किया जाने की मुहिम भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब माउस के एक ही क्लिक पर जमीन का इतिहास उपलब्ध होगा। जहाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है और फिर इसी साल ये सेवा ऑनलाइन शुरू होने की संभावना है। इससे आम लोगों को जमीन जायदाद की जानकारी के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे, जहां उसके समय की बचत होगी, जमीन विवाद में कमी आएगी, या साथ ही अंचल कार्यालयों में भी काम का दबाव और भीड़भाड़ कम होगी, या सरकार को जमीन की लगान भी ऑनलाइन मिल सकेगी। सूत्रों के अनुसार राज्य में यानी कि बिहार में इस समय करीब 3 करोड़ 78 लाख जमाबंदी है। इन सभी का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। अब इनके सत्यापन का काम चल रहा है। इनका सत्यापन करने के लिए डिजिटल किए गए जमाबंदी का मिलान जमाबंदी पंजी से किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा जिले के रिविलगंज में चोरों ने स्टेट बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटा है, जहाँ पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि होली के त्यौहार की वजह से एटीएम खाली था। कैश बॉक्स खाली देख करके चोरों के होश उड़ गए। जब गुरुवार को जब कुछ लोग एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे तो फिर वे ये देख करके उनके होश उड़ गए और फिर वे सूचना पुलिस को दी गई। जब पुलिस एटीएम को सील करके मामले की तफ्तीश में कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होली के त्यौहार के मौके पर रिविलगंज इलाके में स्थित स्टेट बैंक के एटीएम से कैश खाली हो चुका था, जहाँ पर चोरों को इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने छुट्टी का मौका देख करके लूट के लिए एटीएम को गैस कटर से काट डाला, पर एटीएम का कैश बॉक्स खाली था।
दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु के नाम पर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के मामले में कुछ दिनों पहले बिहार पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। अच्छा, केस दर्ज होने के बाद एक तरफ जहां ट्विटर पर वे ट्रेंड कर रहे हैं, तो फिर वहीं मनीष कश्यप ने वीडियो पोस्ट किया है और अपनी बात रखी है। उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है। मनीष कश्यप के समर्थन में लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए मनीष कश्यप वीडियो में कह रहे हैं कि वे गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन 2025 में जो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रखे हैं वे पूरा नहीं होने देंगे, ये वादा करते हैं। तेजस्वी यादव को निशाना पर लेते हुए मनीष कश्यप ने आगे कहा है कि आप तेजस्वी दी चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं और वे स्टील का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि आपका चम्मच महंगा हो सकता है, लेकिन मजबूती स्टील के चम्मच में ही होती है। उन्होंने कहा कि जिस दिन और फिर जब बोलिएगा गिरफ्तारी हम दे देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में जेडीयू से अलग होकर के अपनी नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को Y+ ग्रेड की सिक्योरिटी उपलब्ध कराई गई है। उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार की ओर से उन्हें ये सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। सुरक्षा मिलने के बाद बिहार की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जहां महागठबंधन के नेता इस पर जम करके तंज कस रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां इसी बीच IB ने उनकी सुरक्षा को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा पर हमले की आशंका थी, जहां उनकी सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से Y+ ग्रेड की सिक्योरिटी दी गई है। इससे पहले यह सिक्योरिटी बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी ये सुरक्षा दी गई है। वहीं इस मामले में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ये तो देगी ही ना, 2015 में चुनाव लड़े थे, क्या हाल हुआ था सबको पता है। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाने पर ललन सिंह ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वह पहले दिल्ली जाकर के वहां की कानून व्यवस्था देखें। बीजेपी वालों के गोद में जाकर के बैठ गए हैं तो फिर उन्हीं की बात बोलेंगे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार दिवस को यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार द्वारा तैयारी पुरजोर से चल रही है। 22 से 24 मार्च तक आयोजित होने वाले बिहार दिवस में कई कार्यक्रम कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा भी आयोजित किए जाएंगे। जब विभाग ने भी इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से शहर में फिल्म और फिर थिएटर फेस्टिवल, म्यूजियम भ्रमण, हेरिटेज वॉक के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। जहाँ वही पर्यटन विभाग द्वारा पटना गांधी मैदान में आयोजित व्यंजन मेला में राज्य के विभिन्न जिलों के मशहूर व्यंजन का भी लोग स्वाद ले सकेंगे। बिहार दिवस के अवसर पर 22 से 24 मार्च तक प्रेमचंद रंगशाला में भव्य थिएटर फेस्टिवल का आयोजन होगा। थिएटर फेस्टिवल में रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार भाग लेंगे। जहाँ इसके अलावा शहर के प्रमुख सिनेमाघरों में प्रदेश के विभिन्न निर्माताओं और फिर निर्देशकों की बनाई गई फिल्मों की प्रस्तुति होगी। वहीं पटना में अलग अलग जगहों पर कलाओं की प्रदर्शनी भी लगेगी। जब बिहार ललित कला अकादमी में पेंटिंग प्रदर्शनी होगी, तो फिर मूर्तियां कला की प्रदर्शनी पटना आर्ट एवं क्राफ्ट कॉलेज में आयोजित की जाएगी। वहीं टेक्सटाइल डिजाइन की प्रदर्शनी निफ्ट में लगेगी। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में अप्रवासी बिहारी मजदूरों पर हिंसा की भ्रामक पोस्ट और फिर वीडियो शेयर करने वाले अभियुक्तों की तलाश में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी जारी है। EOU की विशेष जांच टीम आरा समेत कई जिलों में प्राथमिक अभियुक्तों की तलाशी कर रही है। इस बीच EOU ने फेसबुक, ट्विटर, गूगल से भ्रामक पोस्ट करने वाले लोगों से जुड़े सुरक्षा मांगे हैं। तमिलनाडु प्रकरण से जुड़े पोस्ट को सुरक्षित रखने को लेकर के 3 दिन पहले EOU ने प्रिजर्वेशन नोटिस जारी किया था। अब ऐसे पोस्ट से जुड़े लिंक मांगे जा रहे हैं, जिससे अफवाह फैलने वालों को अन्य लोगों को चिन्हित किया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस में IPS अधिकारियों की संख्या बढ़ गई है। जहां बिहार को 7 नए IPS अधिकारी मिले हैं। इनमें 2020 बैच के 3 और 2021 बैच के 4 IPS अधिकारी हैं। 7 IPS में 3 महिला अधिकारी हैं। जहां इनमें 2020 बैच के 3 अधिकारी जबकि 2021 बैच के 4 अधिकारी शामिल है। जहां सबसे बड़ी बात यह है कि इन 7 IPS में से 5 अधिकारियों के पास इंजीनियर की डिग्री है, जिनमें से 3 ने ITI में से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। दरअसल बिहार कैडर को 7 नए IPS अधिकारी मिले हैं। इन अधिकारियों को अब 29 सप्ताह का व्यावहारिक ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसको लेकर के इन लोगों के बीच जिले का आवंटन कर दिया गया है। जब अपने ट्रेनिंग के दौरान सभी प्रशिक्षु अधिकारी पुलिस के काम करने के तरीकों को जान लेंगे। इससे संबंधित निर्देश पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दिया है। इससे पहले भी ये सभी IPS अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात भी किया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सुदर्शन पटनायक के रूप में मशहूर सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने फिल्म निर्देशक और मशहूर कॉमेडियन सतीश कौशिक की बालू से कलाकृति बना करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। छपरा के सरयू नदी के किनारे बालू से सतीश कौशिक की आकर्षक कलाकृति तैयार की है। लगभग 6 घंटे की कठिन मेहनत के बाद ये आकर्षक कलाकृति बनकर के तैयार हुई है। आपको बता दूं कि गुरुवार को हृदय गति रुकने के कारण यानी कि दिल का दौरा पड़ने के कारण हार्ट अटैक आने के कारण सतीश कौशिक का निधन हो गया। जहां सतीश कौशिक का गुरुग्राम में स्थित फोर्टिस अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है, जहाँ वे 66 साल के थे। आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, इसलिए उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके बाद उनके शव को मुंबई में ले जाया गया। इस दौरान उनके साथ उनके मैनेजर संतोष राय मौजूद रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार आम लोगों की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी अलर्ट मोड में काम कर रही है। जहां यही वजह है कि आए दिन पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई जा रही है। इस मीटिंग से जो भी रिजल्ट निकल करके सामने आता है उसको लेकर के उस काम उसी समय शुरू कर दिया जाता है। इस बीच अब राजधानी में रह रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर के एक नई सुविधा बहाल कर दी गई है। दरअसल राजधानी पटना में आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए शहर में 50 स्थानों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए गए हैं, जो संकट में आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। इसका हेल्प बटन दबाने पर 2 बीप के बाद सहायता मांग रहा व्यक्ति कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी से सीधे बात कर पाएगा और उस व्यक्ति के लोकेशन का भी पता चल पाएगा, जिसके बाद इसकी सूचना नज़दीकी पुलिस थाने को दी जाएगी और वहां से त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। इस योजना की शुरुआत पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि नागालैंड में जदयू के विधायक ने एनडीए सरकार का समर्थन किया। जहां इसके बाद जदयू की केंद्रीय यूनिट ने वहां की इकाई को निलंबित कर दिया। जहां इस मामले पर गुरुवार को नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े नेताओं में शुमार नीतीश कुमार से जब मीडिया ने सवाल किया तो फिर उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए कि उन्हें अंत में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का समर्थन करना ही होगा। ये बातें आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मीडिया ने जब ये सवाल किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को लेकर के सवाल किया तो फिर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर के आप किस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते हैं, किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते हैं नीतीश कुमार को लेकर के खास करके, इसलिए मैं उनके बारे में अभी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं और फिर इस क्षेत्र में हर कोई उनका समर्थन करता है। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। ये उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक शिक्षकों की नौकरी को कोई निदान नहीं करने निकाला गया तो फिर भाजपा उनके साथ आंदोलन में कूद पड़ेगी। नीतीश कुमार जी आप झूठ बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री को मानसिक विकलांग बताते हुए संजय जायसवाल ने कहा है कि आपके विकलांग शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि मैंने नौकरी के लिए दस्तखत कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में आपके भाजपा के से वादा किया था कि शिक्षकों को नौकरी देंगे। आप बजट में पैसा नहीं दे रहे हैं तो फिर शिक्षकों को नौकरी कहां से देंगे? बिहारी होने के नाते शिक्षकों को और फिर एनडीए काल में नौकरी के लिए किए गए वादे को पूरा करे, नहीं तो फिर भाजपा आंदोलन करेगी। ये बातें संजय जायसवाल ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कही है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार का पहला बजट है जो पिछले बजट से भी कम है। जब सरकार की उधारी को हटा दिया जाए तो फिर ये बजट 2,38,327 करोड़ रुपए का बजट है जो बिहार सरकार ने अनुपूरक मांगे रखी है। अगर उन राशियों को जोड़ा जाए तो फिर ये 2023 का बजट पिछले साल के बजट से की तुलना में 12% कम है। ये बताता है कि बिहार रसातल में जा रहा है। बिहार सरकार ने करेले पर नीम चराने का काम किया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के आशियाना दीघा रोड में स्थित नेपाली नगर नाला के किनारे मौजूद 250 लोगों का आशियाना जलकर के राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही पूरे इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। करीब 40 से अधिक झोपड़ियां इस आग लगे में जलकर के राख हो गई। इस बीच झोपड़ियों में रखे गई कई गैस सिलेंडर में के ब्लास्ट होने से पूरा इलाका धुआं हो गया। यह घटना की सूचना राजीव नगर थाने को स्थानीय लोगों ने दी। राजीव नगर थाने ने मौके पर पहुंच करके अग्निशमन दस्ते को इसकी जानकारी दी। घटना के संबंध में लोगों ने बताया है कि सूचना मिलने के लगभग 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, जिसके कारण यहां दर्जनों झोपड़ियां जल करके राख हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय के किसान इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। इन्हें अपनी फसल का लागत मूल्य भी नसीब नहीं हो पाया है। आलम यह है कि 4 रुपये किलो भी
कोई आलू खरीदने को तैयार नहीं है। इसी बात से गुस्साए किसानों ने सड़क पर आलू फेंक दिया और सरकार के खिलाफ जम करके विरोध प्रदर्शन किया। किसान एमएसपी की मांग सरकार से कर रहे हैं। यह किसानों का कहना था कि यदि उनकी समस्याओं पर विचार नहीं किया गया तो फिर आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा। यह किसान इस बात को लेकर के परेशान है कि उन्हें ना तो आलू का उचित दाम मिल रहा है और ना ही आलू रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में जगह ही मिल रही है। बछवाड़ा के रानी पंचायत के सैकड़ों किसानों ने झमटिया ढाला चौक के पास NH 28 पर आलू से भरे ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे और फिर बोरे में भरे आलू के बीचों बीच सड़क पर फेंक दिया। आलू को रौंद करके कई गाड़ी गुजर गई। पूरा आलू सड़क पर बर्बाद हो गया। इस दौरान किसान भी सड़क पर बैठ गए और फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। किसानों ने इस दौरान केंद्र और फिर राज्य सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की और फिर MSP की मांग सरकार से की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के विश्वविद्यालयों में यानी कि बिहार के यूनिवर्सिटियों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। जब बिहार में बढ़ती नामांकन दर की तुलना में बिहार के विश्वविद्यालय सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रधानाध्यापकों की संख्या में इजाफा नगण्य है। जी हाँ, बिहार के विश्वविद्यालयों में पिछले 2.5 सालों में केवल 150 नियमित शिक्षक मिल सके हैं। शिक्षकों के अभाव के संदर्भ में शिक्षा विभाग को हाल ही में सौंपी गई एक विशेष ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों की तुलना में शिक्षकों की 54% और फिर गैर शिक्षण कर्मचारियों की 56% की कमी है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि विश्वविद्यालयों में अभी समुचित संख्या में अतिथि अथवा आसंकलिक शिक्षक नियुक्त नहीं हो सके हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।